नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्याय पढ़ेंगे 11वां, श्वसन, रेस्पिरेशन। तो क्या होता है श्वसन, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से साइकिल चलते हैं, उनके बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें कि श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन किसे कहते हैं। जब उच्च या जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो सरल कार्बनिक पदार्थों में उनका विघटित होना या टूट जाना, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाना, टूट जाना, वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। फिर इस श्वसन के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है और O2 का उपभोग होता है, उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऊर्जा भी बनती है ना, ऊर्जा का भी क्या होता है, उसमें निर्माण होता है। तो यदि हम श्वसन की बात करें तो श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल या उच्च कार्बनिक पदार्थ निम्न या सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। जिस प्रकार हम भोजन लेते हैं, भोजन लेने के पश्चात क्या होता है, उसका पाचन होता है। तो पाचन का मतलब क्या है कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो जटिल अणुओं के अंतर्गत है, बड़े बड़े अणु हैं। और जब पाचन की प्रक्रिया होगी तो वो जटिल अणु हैं, वो विघटित होना शुरू हो जाएंगे, किसमें, छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाएंगे। तो छोटी चीज क्या होगा, पाचन, उसका जो पाचन है वो जल्दी होगा। तो श्वसन में भी यही हो रहा है कि इसमें भी जटिल या उच्च जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो निम्न या सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। साथ ही इस क्रिया में यानी रेस्पिरेशन में, श्वसन में, इस क्रिया में क्या क्या हो रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन हो रहा है, ये निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के अंतर्गत क्या होती है, निकलती है, निर्गत होती है या विमोचित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन हो रहा है। साथ ही ऑक्सीजन का उपयोग तथा जो विभव ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। किसमें, विभव ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, ऑक्सीजन का उपयोग और विभव ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। श्वसन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकती। तो यह प्रक्रिया या यह क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है, जीवों के लिए आवश्यक है। अभी हमने यहां पर बात की है कि जटिल या उच्च कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। जैसे ये है C6H12O6, है ना, प्लस 6O2, तो क्या बन जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो यहां पर देखो आप, चूंकि यहां पर ये ग्लूकोज है, ये
ये ग्लूकोज है C6H12, है ना। यानी ये क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये जटिल या उच्च कार्बनिक पदार्थ है ये। और यहां से क्या बन रहा है इससे, अच्छा ये क्रिया किसके साथ कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ में। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो श्वसन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपके ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, और एक होता है आपके एनॉक्सीश्वसन। यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वो ऑक्सीश्वसन कहलाता है, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम एनॉक्सीश्वसन कहते हैं। तो यहां पर देखिए आप, ये एक ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस प्रकार का श्वसन है, ये है ऑक्सीश्वसन। अब ऑक्सीश्वसन हो रहा है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन साथ में है तो ऑक्सीश्वसन हो गया। तो अब इनसे देखिए आप क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने यहां पर ऊपर परिभाषा में देखा है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, विमोचन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित हो रही है ना, जल का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ ये क्या है, ऊर्जा भी बन रही है, लगभग 686 किलो कैलोरी, है ना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये किस में बदल गए, सरल कार्बनिक पदार्थों में। यही हमने परिभाषा में देखा है ये कि भाई श्वसन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, काम में आ रही है, यहां पर ही ऑक्सीजन काम में आ रही है, और यहां पर क्या हो रही है, विमोचित हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ऑक्सीजन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, साथ ही ऊर्जा का निर्माण, ये सब क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब है अगला आपका टॉपिक है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, अभी हमने बात की थी कि श्वसन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है एनॉक्सी श्वसन। अब देखो क्या ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन क्या होता है। पहला हम लेंगे ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के इस प्रकार के श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड व जल में H2O में हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सी श्वसन में क्या हो रहा है कि इस प्रकार के श्वसन में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी एनॉक्सी श्वसन की तुलना में। किसमें, ऑक्सी श्वसन में। और यह क्रिया, चूंकि इसका नाम ऑक्सी श्वसन है, इसका मतलब यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो हमने इस ऑक्सी श्वसन से क्या पता चल रहा है कि ऐसा श्वसन जिसमें कार्बनिक खाद्य पदार्थों का क्या होता है, पूर्ण अपघटन हो जाता है, पूर्ण विघटन हो जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में। साथ ही साथ इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, निकलती है।
और ये जो क्रिया है वो किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। यदि हम इसका समीकरण देखें तो ये समीकरण हो जाएगा C6H12O6, ये क्या हो गया आपके ग्लूकोज यानी कार्बनिक खाद्य पदार्थ, ये ग्लूकोज है आपके, और ये किसके साथ में 6O2 यानी ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया करेगा, है ना, क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, ये क्या है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। तो यहां पर देखो जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ है उनका पूर्ण अपघटन हो गया, किसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में पूर्ण अपघटन हो गया, और साथ में क्या निर्मुक्त हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। और इस ऊर्जा की जो मात्रा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस ये ऊर्जा की मात्रा है वो इससे ज्यादा होती है। अनाक्षी श्वसन में भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी नहीं होती जितनी ऑक्सी श्वसन से निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा की होती है। तो ऑक्सी श्वसन क्या हो गया कि इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें कार्बनिक खाद्य पदार्थों का पूर्ण विघटन हो जाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है अधिक मात्रा में। दूसरा है आपके एनॉक्सी श्वसन। एनॉक्सी श्वसन देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्सी श्वसन में हमने देखा था कि इसके अंदर ऑक्सी श्वसन के अंदर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या आप कह सकते हो कि अनाक्षी श्वसन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, यानी अनाक्षी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका पूर्ण अपघटन जल व CO2 में ना होकर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसको, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, पूर्ण अपघटन नहीं होगा। देखो वहां ऑक्सी श्वसन में हमने देखा था पूर्ण अपघटन हो रहा था, तो जल का निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन हो रहा था और अधिक मात्रा में क्या बन रही थी, ऊर्जा बन रही थी। लेकिन यहां पर हमने देखा है कि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, यहां पर ऑक्सीजन है एब्सेंट है, अनुपस्थित है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है उसका क्या होगा, पूर्ण अपघटन नहीं होता। जब पूर्ण अपघटन नहीं होगा किसमें, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये ना बनकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड में ना होकर क्या बनता है, एल्कोहल। एल्कोहल वह कम मात्रा में ऊर्जा, कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऑक्सी श्वसन में हमने देखा था ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, इसलिए जो ग्लूकोज था, कार्बनिक पदार्थ था जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण अपघटन हो जाता है जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बहुत मात्रा में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट होने के कारण जो कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज, उसका पूर्ण अपघटन नहीं होगा, और पूर्ण अपघटन नहीं होने के कारण वहां पर क्या बनता है, एल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन ऊर्जा भी क्या है, बहुत कम मात्रा में वहां से निकलती है। C6H12O6 ये क्या हो गया आपके, ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। तो और C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी। तो यहां पर देखो आप, ये क्या हो गया है, C2H5OH क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और तो यहां पर ये जो ग्लूकोज है इसको क्या है, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन क्या है,
उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है यहाँ पर। इसलिए ये जो कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज C6H12O6, इसका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होगा। इसलिए तो क्या बनता है, मैंने कहा ना कि पूर्ण अपघटन नहीं होता तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होगी। अब देखो वहां पर ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा जो निर्मुक्त हुई थी वो तो थी 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी, और यहां पर मात्र कितनी हो रही है, 56 किलो कैलोरी। तो अनाक्षी श्वसन के अंदर ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए। अब आगे देखिए आप, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में अंतर। अभी हमने दोनों के बारे में पढ़ा है, ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा है और अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा है। तो उस आधार पर हम दोनों में क्या है, डिफरेंसेस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। देख लीजिए, पहला अंतर आपको हमने पढ़ा है कि ऑक्सी श्वसन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हो गया था, अधिक मात्रा में ऊर्जा बन गई थी। तो ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है ऑक्सी श्वसन में। अनॉक्सी श्वसन में फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, तभी तो जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इसलिए क्या है, एल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, और जो ऊर्जा निकलेगी वो भी क्या होती है, कम मात्रा में। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ऑक्सी श्वसन में तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उपभोग होता है, और अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता या कोई आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज। फिर ऑक्सी श्वसन हमने पढ़ा है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, है ना, जो लिविंग सेल्स हैं, उनके अंदर ऑक्सी श्वसन उपस्थित होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होगा, उनमें होगा ही होगा। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। तो अनॉक्सी श्वसन का होगा, ये केवल कवकों में यानी फंजाई में, कवकों में, कुछ जीवाणुओं में, और जो अंकुरित होते हुए जो बीज होते हैं, जो बीज कुछ समय पहले ही उसको भूमि के अंदर रोपित किया गया है और वो अंकुरित हो रहा है ना, प्रस्फुटित हो रहा है, उन बीजों के अंदर अनाक्षी श्वसन क्या होता है, ये चलता है ना। तो कवकों में, जीवाणुओं में, और जो मांसल फल होते हैं उनके अंदर, और साथ ही साथ जो अंकुरित होते हुए जो बीज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अनाक्षी श्वसन उपस्थित होता है। और ऑक्सी श्वसन सभी लिविंग जो सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है। फिर यहां पर तीसरा पॉइंट आता है कि जो ऑक्सी श्वसन है उसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, हमने पहले ही पढ़ा है कि पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का, किसमें, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो यहां पर ऑक्सी श्वसन की यदि हम बात करें तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कितने 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा कब, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के सिर्फ एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां पर हमने फिर अनाक्षी श्वसन की यदि हम बात करें तो आपको पता ही है कि यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, अनुपलब्ध है अनाक्षी श्वसन में। तो यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता और केवल 2 एटीपी अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां पर होता है 38 एटीपी अणुओं का निर्माण और वहां पर होता है अनाक्षी श्वसन में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण। फिर यहां पर 2 प्रकार के चक्र चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है और एक चलता है आपके क्रेब्स चक्र। तो जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है वो आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और क्रेब्स चक्र है वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 2 क्रियाएं होती हैं, ऑक्सी श्वसन की 2 क्रियाएं हैं, ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस चलता है आपके कोशिका द्रव्य में और क्रेब्स साइकिल चलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ये क्या होते हैं, ये सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। फिर और अनाक्षी श्वसन में क्या होता है कि सभी क्रियाएं कहाँ होती है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, वो होती है उन कोशिका द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती है। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य में भी कुछ क्रिया हो रही है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही है जैसे क्रेब्स चक्र। यदि और हम उदाहरण इसकी बात करें तो ऑक्सी श्वसन में क्या है कि ऑक्सी श्वसन में
अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, हाँ ना, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है ऑक्सीशोषण में, जबकि अनाक्सीशोषण में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऑक्सीशोषण में हमने देखा था कि 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता अनाक्सीशोषण में। अनाक्सीशोषण में ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है ना, लगभग कितने 56 किलो कैलोरी। यदि हम और अंतर आगे देखें तो जो ऑक्सीशोषण है इसके अंदर क्या है, जल का निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था, है ना। एक तो क्या बन रहा था, जल का निर्माण हो रहा था H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जबकि जो अनाक्सीशोषण है वहां पर क्या बन रहा था, एथिल एल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था और एथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा था। तो ये कुछ अंतर है ऑक्सी और अनाक्सीशोषण में, है ना। फिर से देख लीजिए, ऑक्सीशोषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का उपभोग होता है। अनाक्सीशोषण में ऐसा नहीं होता, अनाक्सीशोषण में ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता या आवश्यकता नहीं होती। फिर जो ऑक्सीशोषण है वो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनके अंदर होती है। और अनाक्सीशोषण केवल कवकों में, कुछ जीवाणुओं में और कुछ मांसल जो फल होते हैं उनके अंदर, है ना, और कुछ जो अंकुरित होते हुए जो बीज होते हैं उनके अंदर अनाक्सीशोषण पाया जाता है। फिर ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के लिए 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, आवश्यकता होती है, या 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यहां पर आपको पता है अनाक्सीशोषण में ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता इसलिए केवल 2 एटीपी अणुओं का ही क्या होता है, निर्माण हो पाता है। फिर जो अनाक्सीशोषण की 2 क्रियाएं हैं, ग्लाइकोलाइसिस ये आपके कोशिका द्रव्य में, और क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है। जबकि अनाक्सीशोषण में सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑक्सीशोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, लगभग कितनी, 686 किलो कैलोरी। और अनाक्सीशोषण में ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम मात्रा में निर्गत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। फिर हमने एक और देखा है कि जो ऑक्सीशोषण है उसके अंतर्गत जब ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। जबकि अनाक्सीशोषण में चूंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये इन दोनों में अंतर था। आगे आता है आपके ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है या ग्लाइकोलाइसिस जो नाम है, ये जो नाम है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है ग्लाइकोलाइसिस। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, ये 2 नामों से मिलकर बना हुआ है ग्लाइकोलाइसिस। एक नाम है ग्लाइको प्लस लाइसिस, और ये दोनों क्या हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज या आप उसको शर्करा भी कह सकते हो, ग्लूकोज या शर्करा। और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना या उसका विघटन होना। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। इसीलिए इस चक्र को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि
ग्लूकोज विघटन होता है ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का एक अणु है, 1 मोल है ग्लूकोज का एक अणु है, वो विघटित होगा, यानी उसका लाइसिस होगा, विघटित होगा, और वो पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। तो ग्लूकोज का विघटन होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक अम्ल के अंदर। ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज का एक अणु है, कितने अणुओं में बदल रहा है, पायरुविक अम्ल 2 अणुओं में। तो यह क्रिया है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। यदि हम परिभाषा की बात करें तो ग्लूकोज के एक अणु का विघटन, क्योंकि यहां पर लाइसिस का मतलब ही क्या होता है, टूटना, विखंडित होना। तो ग्लूकोज के एक अणु का विघटन पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में होना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो यहां पर देखिए आप, एक अणु है, ग्लाइकोलाइसिस का विघटन हो रहा है, पायरुविक एसिड के 2 अणु बन गए, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार से अनाक्षी श्वसन में भी ये हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अनाक्षी श्वसन में होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसे आप ईएमपी पथवे भी बोलते हैं, ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी क्यों कहते हैं, देखो ईएमपी पथवे। तो इसकी खोज करने के बाद 3 वैज्ञानिक थे, एक था एम्बेडन, एक थे मेयरहोफ और एक थे पार्नेस, है ना। एम्बेडन तो एम्बेडन का ई, मेयरहोफ का एम, पार्नास का पी, इनके नाम के पहले अक्षरों को लेकर बनाया गया है ईएमपी। इस जो साइकिल है इसकी खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नस। इसलिए इस पथ को, इस चक्र को हम ईएमपी पथवे भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। अब देखो इसका चक्र है वो किस प्रकार चलता है, वो अभी हम देखते हैं। तो अब देखिए आप, यह है आपके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल किस प्रकार चलता है। तो हमने बात की थी कि ग्लूकोज का एक अणु वो क्या करता है, उसका पूर्ण अपघटन या ऑक्सीकरण हो जाता है, किसमें, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। यहां से हमने स्टार्ट किया ग्लूकोज के एक अणु से, जो कि कितना है, 6 कार्बन युक्त है, और देखो एंड कहां हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के रूप में, जो कि क्या है, 3 कार्बन युक्त है। तो यहां पर ग्लूकोज है, 6 कार्बन युक्त है, और कितना अणु है, 1 अणु है। अब ये इस ग्लूकोज, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम, अब यहां पे क्या होगा, देखो साथ ही साथ हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जो एटीपी है वो रिफॉर्म्ड हो जाएगी, किसमें, एडीपी में। यानी यहाँ पर एटीपी क्या हो रही है, एक एटीपी अणु क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एटीपी अणु खर्च हो रहा है और एडीपी में इसका निर्माण हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर
जो फास्फेट है वो जुड़ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज है, फास्फेट जुड़ जाएगा, 6 कार्बन युक्त है तो छठे कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट। और एक एटीपी क्या हो गई, एक एटीपी खर्च, ये देखो एक एटीपी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज जो 6 फास्फेट बना है वो फास्फोएक्सो आइसोमरेज या इसका समावयीकरण होगा, है ना, आइसोमरेशन होगा या आप कह सकते हो समावयीकरण होगा फास्फोएक्सो आइसोमरेज की उपस्थिति में, और ये ग्लूकोज है वो किस में बदल जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, ग्लूकोज हट जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा और 6 फास्फेट बन जाएगा। अब यहां पर देखो वापस ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट है और ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम्स के नाम है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहां पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, वापस देखो एटीपी, एक एटीपी अणु क्या हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, एक एटीपी अणु खर्च हो रहा है यहां पर, और एटीपी अणु है वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में किसमें बदल रहा है, एडीपी के अंदर रिफॉर्म्ड हो रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब चूंकि यहां पर देखो एटीपी से एडीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए मतलब क्या होगा, फ्रक्टोज यहां पर आकर जुड़ेगा, तो फ्रक्टोज कहां पर जुड़ेगा, पहले कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 1,6 डाई या फ्रक्टोज 6 फास्फेट तो है ही, तो फ्रक्टोज एक कहां जुड़ गया, पहले कार्बन पर, तो ये बन जाएगा आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है इससे एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, एक बनेगा पीजीएल 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, पीजीएल का मतलब क्या होता है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DIHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 उत्पाद बना रहा है, पीजीएल यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब इनका आइसोमरेशन होगा, मतलब क्या होगा, ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो ये जो पीजीएल है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसका मतलब क्या है, ये इसमें बदल सकता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किसमें बदल सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। क्योंकि ये 3PGL तो है ही, तो ये एक और इसके अंदर आ गया, मान लो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसके अंदर चेंज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1,3 तो पहले से था, तो 1,3 डाई, अब 2 हो गए तो डाई, तो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब क्या होगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ इसमें से 2 NAD है वो रिफॉर्म्ड हो जाएगा 2 NADPH2 में, किसका, 2 NADPH2 में, किसकी उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, अब ये क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब यहां पर देखो, यहां 2 ATP अणु का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहां पर ADP है वो क्या बना रही है, 2 ADP 2 ATP का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो क्या यहां क्या बन जाएगा, डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो बदल जाएगा आपका 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। क्यों, क्योंकि यहां से अब क्या हो रहा, एक फास्फेट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा पहले कार्बन वाला, तो ये बच जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। देखो पहले जब ATP से ADP बन रहे थे तो फास्फेट जुड़ रहे थे, अब यहाँ पर ADP से ATP बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, यहाँ पहले कार्बन पे था तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। फिर 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो इनोलेज एंजाइम, और यहां से क्या हो जाएगा, जल बाहर निकलेगा, तो फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, ये 3 कार्बन युक्त है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन युक्त ये कंपाउंड है वो बन जाएगा। अब यहां पर फिर क्या हो रहा है, देखो 2 ADP किसमें रिफॉर्म्ड हो रही है, 2 ATP में, तो क्या बन जाएगा, पाइरुविक, और ये पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल में बदल जाएगा, और इसमें अणु कितने होंगे, कितने बनेंगे, 2 अणु बन जाएंगे,
यहाँ पर ये 3 कार्बन युक्त है और ये कितने बन जाएंगे, 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज का एक अणु किससे बदल रहा है, पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो एटीपी अणु है, तो कितने एटीपी अणु हैं जो खर्च हो रहे हैं, एक यहाँ पर खर्च हो रहा है, एक यहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। टोटल बनते कितने हैं, अच्छा 1 2, उसके बाद में 2 2 4, तो 4 एटीपी अणु है। 4 एटीपी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। 4 एटीपी का निर्माण हो रहा है ना, देखो 2 यहां पर हो रहा है और 2 यहां पर हो रहा है, 4 एटीपी अणुओं का निर्माण, ठीक है। खर्च कितने हो रहे हैं, 1 एटीपी अणु का खर्च, 1 एटीपी यहां पर हो रहा है, 1 एटीपी यहां पर हो रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है, 2 एटीपी अणुओं का खर्च हो रहा है, 2 एटीपी अणुओं का खर्च। तो जो नेट उसमें प्रॉफिट होगा, शुद्ध लाभ होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 एटीपी अणु, ठीक है ना। पर 4 अणु, 4 एटीपी अणुओं को क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और 2 एटीपी अणु क्या हो रहे हैं, काम में आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा, 2 एटीपी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।